तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मैथ्स गुरुजी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग का तीसरा चैप्टर आ गया है, चैप्टर 3, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और आज हम वही पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आ गया है हमारा, ठीक है, चैप्टर 3। और इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। इसका नाम है लॉज इसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। अगर हम देखें ऐसे लॉज ऑफ मोशन, तो ये मोशन से रिलेटेड है। चैप्टर 2 अगर आप नहीं जानते हैं चैप्टर, तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में चैप्टर 2 मोशन मतलब पिछली वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। मोशन मैं उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे सब। तो पहले उसको देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और हम ताकि चैप्टर 3 आसानी से समझ सकें। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन अब होता क्या है, इसके क्या क्या मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं एग्ज़ाम में, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम्म, तो लॉज ऑफ मोशन में आपको जो पहले पढ़ना है वो है, दो प्रकार के फोर्स होते हैं इसमें। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, पहले मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। दो प्रकार के फोर्स, एक ये रहा, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक मिनट दोस्तों, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक है, तो एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब, और दूसरे जो होते हैं, और पहले तो हो गए कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उनका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इनको हम कहते हैं। तो ये वाले से तो आप थोड़ा सा कुछ समझ होंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस से आप थोड़ा सा कुछ समझने लग गए होंगे, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस से आप क्या समझते हैं? अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन इसका बताऊं, तो अगर कोई फोर्स जो दो बॉडी को एक साथ रख के किया जाए, और या तो दो बॉडी, ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, दो बॉडी जो आपस में जो दोनों के बीच कांटेक्ट हो, जो आपस में पास हो, और जब वो दोनों के बीच कोई फोर्स लगे, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो कोई दो बॉडी को रखे जाए जो बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और जब वो दोनों के बीच एक फोर्स होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा जो दोनों के बीच, जैसे ये वाला डायग्राम तो इसमें नहीं होगा, जब वो दोनों के बीच होगा, जैसे मान लीजिए क्या है, क्या ही मैंने रख दिया, तो अब ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा या जो फोर्स अट्रैक्ट होगा, उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जब तक आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन फॉर कॉन्टैक्ट फोर्सेस है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कोई ऐसा फोर्स होता है which when applied on bodies by making a physical contact with them, मतलब the forces which are applied on body by making a physical contact। ये एक physical contact एक important point है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ इसका, एक important यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। by making physical contact विद देम। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से जो फोर्स बने उसको हम कहते हैं
ठीक है। तो जो फोर्सेस जो आपस में फिजिकल कांटेक्ट के बाद जो आते हैं फोर्सेस, उसको उनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको हम कहते हैं अगले वाले को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। नॉन कॉन्टैक्ट, अब इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल, जैसे बुक और टेबल के बीच में जो फोर्स लग रहा है। जैसे कोई टेबल के, मान लीजिए यही एक टेबल है, अभी मैं एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक टेबल है, मान लीजिए टेबल का ये है ऊपर का हिस्सा, और यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है, यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है। ये वैसे बुक लग तो नहीं रहा है, पर थोड़ा समझ लीजिए, फीलिंग्स पे रहिए, मतलब और कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, ये बुक एक रखा हुआ है, ठीक है, ये बुक एक रखा हुआ है, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बुक और जो टेबल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, दोनों आपस में सटे हैं। और वही जो नहीं सटे, विदाउट अ फिजिकल कांटेक्ट, उसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कोई भी आप यूनिवर्स में ले लीजिए कोई पार्टिकल, जैसे जैसे आप मान लीजिए यही है, जैसे ये कोई छोटा सा पत्थर वत्थर या कोई भी एस्ट्रॉयड है। ठीक है, यूनिवर्स में यहाँ पे बहुत सारे हैं, और भी छोटे छोटे यूनिवर्स में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। और एक जैसे और एक पार्टिकल है, तो ये दोनों बहुत दूर है आपस में, लेकिन जो फोर्स ये दोनों के बीच लग रहा है उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स कैसे लगेगा, उस दोनों में तो आपको मालूम ही चल गया था फिजिकल कांटेक्ट की वजह से लगेगा, लेकिन ये वाला लगेगा किसकी वजह से, मास की वजह से। दोनों के बीच में इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा, वो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब चलिए जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से आप सुनिएगा। कि चलिए तो अब हम पढ़ते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप आगे भी बहुत पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि अगर कोई बॉडी जैसे मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, या आदमी ही ले लीजिए आप, हाँ, कि अगर एक आदमी है, अगर वो रेस्ट में है, कि अगर वो रेस्ट में है, कि अगर ये आदमी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो मोशन में है, जैसे चल वल रहा है, तो वो मोशन ही में रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई एक्सटर्नल आदमी, मतलब कोई भी आदमी, जब तक कोई आदमी इसको ना धकेल दे तब तक ये मोशन में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये चल रहा है आदमी, ये आदमी चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये आदमी इसको रोक ना ले। या ये आदमी रुका है कब तक? जब तक ये आदमी इसको आगे चलवा ना दे। या और अच्छे से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है, ये कब तक रेस्ट में, ये मान लीजिए रेस्ट में है, ये रेस्ट में, इट इज़ इन इट्स रेस्ट पोजीशन। ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये कोई आदमी है, जब तक ये इस पत्थर को उठा के बाहर फेंक न दे इसको, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। और ये
तब तक हवा में उड़ते रहेगा जब तक इसको कोई कैच ना कर ले। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जांपल था जिससे मुझे लगता है कि आप समझ जाएं। अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इसमें इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक हम इसको मानते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि कोई भी आदमी जो रेस्ट और मोशन में आता है वो इनर्शिया की ही वजह से आता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है हर एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू विच टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मास ऑफ इनर्शिया, जैसे क्रिकेट बॉल क्रिकेट मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है होगा, मैं बोल नहीं रहा ऐसे, होगा ही मुझे तो लगता है। ठीक है, क्रिकेट बॉल इज़ मोर मैसिव देन अ टेनिस बॉल। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्रिकेट बॉल ज़्यादा किसका रहता है ड्यूस बॉल का, ड्यूस का बना रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, और टेनिस बॉल कॉस्को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्रिकेट बॉल को ज़्यादा वेलोसिटी की कम वेलोसिटी लगेगा दोनों को ढकेलने में। ठीक है, टेनिस बॉल से ज़्यादा। ठीक है, जबकि उन लोगों का मास अलग है। अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है आपका कुछ इसके एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं, तो मैं आपके इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ कुछ। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी से रिलेटेड है, ये इसी से आता है कि जब ट्रेन चलती है स्टार्ट होती है, तो हम लोग यहाँ ऐसे खड़े हैं और हम पीछे की तरफ चल जाते, पीछे की तरफ हम हो जाते जबकि हम पकड़े रहते हैं। तो भी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो उसका लोअर पोजीशन जो मतलब वेस्ट के नीचे जो वाला पार्ट है, जो पैर वैर है, वो ट्रेन से अटैच रहता है, वो ट्रेन के साथ रहता है कांटेक्ट में। और जैसे ट्रेन स्टार्ट होता है उसका लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, जबकि उसका ऊपर वाला पार्ट मोशन में नहीं रहता है, वो रेस्ट में रहता है। इसलिए जैसे वो मोशन में आएगा तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे और धकेला के नीचे भी हम गिर सकते हैं। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपसे आप जब भी ट्रेन में जाएँ तो आराम से बैठें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों आप गिर जाते हैं, लोअर पार्ट क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन चालू होने से पहले आपका लोअर पार्ट रहता है ट्रेन के साथ अटैच्ड, नीचे ज़मीन और फर्श में रहता है अटैच्ड। और जब जैसे ट्रेन स्टार्ट होता है वैसे आपका लोअर पार्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, जबकि आपका ऊपर वेस्ट के जो ऊपर पार्ट रहता है वो रेस्ट ही में रहता है। फिर जैसे स्टार्ट होता है वैसे आप पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, क्योंकि ठीक है। तो ऐसे ही है और भी एग्जांपल्स, जैसे जब हम ये आप ज़रूर ट्राई किए होंगे कि जब आप पेड़ के ब्रांच को हिलाते हैं तो उसमें से फल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पेड़ के ब्रांच को हिलाते हैं तब जो ट्री का जो पार्ट है, ब्रांच, वो शेक करने लग जाता है और मोशन में आ जाता है। और कोई पार्ट मोशन में नहीं रहता, वो सब स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। तो जैसे वो जो पार्ट जो मोशन में है वो जब मोशन में आता है और जो कमज़ोर फल रहते हैं वो उसके साथ मोशन में आएगा तो हिलेगा, और जो हिलेगा जो कमज़ोर है वो आराम से गिर जाएगा। तो यही एक कारण होता है कि पेड़ हिलाने पे फल क्यों गिरता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है लीनियर मोमेंटम। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब लीनियर मोमेंटम पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है जो हम लोग से पूछा जाता है, P =
P इक्वल टू mv। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको इसको समझा दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये कैसे बना है वो सब मैं बताऊंगा। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मास। ठीक है, अब वी का मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी होता है वी। और अब ये पी क्या होता है? अब जो ये पी है ये डिनोट करता है लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम को ये डिनोट करता है, लीनियर मोमेंटम को ये डिनोट करता है, मोमेंटम को ये डिनोट करता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको जानना है। और ये इसका पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसमें वेक्टर स्केलर क्वांटिटी भी बताया जाता है। मतलब ये एक डायरेक्शन भी इसको मेजर करता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। स्केलर और वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि स्केलर केवल रिक्वायर इट्स मैग्नीट्यूड, और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताया जाए, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एसआई यूनिट मास का क्या है, इसी में से मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी से एकदम समझ में आए। अब लीनियर मोमेंटम का हम एसआई यूनिट कैसे निकालें? मास। तो चलिए देखते हैं, इसके फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एम है, मास और वेलोसिटी। और मास का आप जानते हैं ऐसे यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? सेकेंड। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा? केजी पर सेकेंड। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको केजी सेकेंड -1, अगर आपको डिवाइड का साइन नहीं डालना है तो। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी का ये होता है, वेरी सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अब नहीं डालना है, अब हम बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ हमसे ये कहता है, अगला लॉ हम लिखेंगे लॉ नंबर 2। ठीक है, अगला लॉ हमसे है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन he states that the rate of change of momentum is directly proportional। मतलब अगर रेट ऑफ, जैसे अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मतलब जो मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा। ये आप पढ़ेंगे इसमें भी क्लास 10th चैप्टर 2 जो है वर्क पावर एनर्जी। उसमें वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है। वैसे ही लीनियर मोमेंटम भी फोर्स के डायरेक्शन में होता है, और लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो यही एकदम सिंपल सा ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी। अगला इसका भी दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा कि जब एथलीट एक हाइट से गिरता है, आप ओलंपिक्स अगर देखते होंगे या और भी स्पोर्ट्स देखते होंगे तो उसमें आपको मालूम है कि एथलीट जो रहता है वो ऊपर से बहुत हाइट से गिरता है फ्लोर पे, तो वो अपने आप को हर्ट ना करे इसके लिए वो मतलब एक हार्ड फ्लोर पे गिर जाए तो वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका रेस्ट पे आने का जो मतलब मोशन से जो रेस्ट पे आ रहा था वो एकदम तुरंत एकदम बहुत जल्दी आता है। और
ज़्यादा लार्ज फोर्स चाहिए उसको फ्लोट के लिए, अब द फीट को बचाने के लिए। और अगर वो एक सैंड पे, जी हाँ बालू पे अगर वो गिरे तो उसको चोट नहीं लगेगा और उस पर ज़्यादा टाइम भी उसको लगेगा, ज़्यादा टाइम भी उसको मिलेगा रेस्ट में आने के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम भी उसको मिलेगा आराम से उसको आने में, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को हर्ट करने से भी बचा सकता है। अगर वो सैंड पे है तो, और अगर वो ऐसे आया तो उसमें रेस्ट में आने का समय जो रहता है, ड्यूरेशन, वो बहुत कम रहता है, और वही अगर सैंड पे है तो उसका टाइम बहुत कम रहता है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, लास्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, every action there is an equal and opposite reaction, every action there is an equal and opposite reaction, every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई बुक रखा है टेबल पे, तो जो बुक का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ वो ज़्यादा अपना उसका फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड, जो टेबल पे रखा है उस पर फोर्स लगेगा एकदम पूरा, पर बुक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। बुक क्या टेबल को चीरते हुए नीचे चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स जो बुक लगा रहा है उतना ही टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। समझ रहे आप बात को, कि बुक जितना टेबल पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स टेबल भी बुक के ऊपर लगा रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स जो रहेगा वो होगा 0, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और ये तभी हो सकता है जब टेबल एक्सर्ट करे ऊपर, बुक के ऊपर फोर्स लगाए, ये ऐसा तभी होगा, 0 तभी होगा, ठीक है। इस प्रकार से बुक और टेबल, बुक का वेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसी का है कि जब हम ग्राउंड पे ऐसे ऐसे चलते हैं, कोई भी ग्राउंड पे हम ऐसे 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 चल रहे हैं, तो जो हम लोग का फीट है, ये मान लीजिए मेरा फीट है, और जो हम ग्राउंड पे जो हम फोर्स लगाएं इसके नीचे, तो उतना ही फोर्स ग्राउंड भी हमारे फीट पे लगाएगा, तो ये वेट बैलेंस हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स भी 0 रहेगा, और इसी वजह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पुश करेगा और हम लोग को बैकवर्ड जाने के लिए फोर्स करेगा, और हम इसे अपना पैर पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। और अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, और मैं अगर आपको इसमें कम न्यूमेरिकल्स में भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 जो है, ये चैप्टर 3 पे मैं न्यूमेरिकल्स बना दूंगा आपके लिए, आपके कहने पे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 बातें मत भूलिए आप, तभी आपको वीडियोस मेरे देखने मिल सकेंगे और आगे भी आप वीडियोस देख सकेंगे, ठीक है। तो तब